हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अकमल ज़ेब साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हम देख रहे हैं कि आजकल 50+ जो लोग हैं उनकी हड्डियों में भी दर्दें होती हैं, और नौजवान अगर देख लें तो उनको भी सेम मसाइल हैं। तो ये कितने ख़तरा जो हैं बढ़ते जा रही हैं हड्डियों के मसले? देखें, बोन्स हमारी बॉडी के वाइटल अज़ा हैं। जिस तरह हार्ट इम्पॉर्टेंट है, लंग्स इम्पॉर्टेंट हैं, जिस्म के बाकी पार्ट्स इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह हड्डियां भी इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हड्डियों की उस तरह केयर नहीं की जाती जिस तरह बाकी पार्ट्स की केयर की जाती है। यही वजह है कि बोन्स को ग्रो करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन और जो सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, अगर वो डेफिशिएंट रह जाएं या पूरी मिकदार में ना मिल सकें तो बोन्स की जो कंप्लेंट्स हैं वो वक्त से पहले आने लग जाती हैं। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि 25 to 30 ईयर्स ऐसा एज का कट ऑफ है जहाँ तक हमारी बोन्स ग्रो कर रही होती हैं, बोन्स का साइज़ बढ़ रहा होता है, बोन्स डुप्लीकेट कर रही होती हैं। लेकिन जब वो डाइटरी डेफिशिएंसी में ये टेन्योर अगर गुजर जाए तो प्रॉपर बोन स्टॉक नहीं बन पाता। जब बोन की पूरी मिकदार नहीं बनेगी या बोन का स्टॉक पूरा नहीं बनेगा तो डेफिनेटली जब वियर एंड टीयर आना शुरू होगा तो वो टाइम से पहले आ जाएगा। तो वो पेन्स और वो अलामतें टाइम से पहले आती हैं। ये तो वजह है कि जो अराउंड 40s या मिड एज में लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। जो नौजवान जो 30 ईयर्स से कम उम्र के लोग हैं उनमें अगर बोन पेन्स हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो नेचुरल डाइट है उससे दूर रहना है, प्रॉपर वॉक या एक्सरसाइज ना करना है। इन सारी वजूहात की वजह से बोन्स की क्वालिटी पुअर हो जाती है, बोन्स की हेल्थ पुअर हो जाती है, और यही वजह है कि बोन्स का पेन वेरी यंग एज से शुरू होता है और वो फिर बाद में बड़े मसाइल का बायस। डॉक्टर अकमल साहब, एक नई चीज़, अब एज तो एक फैक्टर है ही है, लेकिन अब एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि स्मोक जो है ये भी पता चला है कि ये भी असरअंदाज होती है जोड़ों की सेहत पे और आपकी हड्डियों पर। ये किस तरह से मुमकिन है? देखें, स्मोक का कंसेप्ट ये है कि स्मोक में बेशुमार माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। वो माइक्रो पार्टिकल्स जब हम इनहेल करते हैं सबसे पहले तो वो हवा के साथ हमारे फेफड़ों में जाते हैं, और माइक्रो पार्टिकल्स की ये एक कैपेसिटी होती है कि वो लंग्स से खून में शामिल हो जाते हैं। जब वो खून में शामिल होते हैं तो वो जिस तरह हवा में फिर रहे होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स हमारी पूरी बॉडी में फिर रहे होते हैं। जब वो पूरी बॉडी में खून के जरिए जाते हैं तो वो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, बॉडी उनके अगेंस्ट रिएक्ट करती है कि ये क्या चीज़ आ गई है भाई। बॉडी के लिए वो एक फॉरेन बॉडी है या एक नई चीज़ है, बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है। जब रिएक्ट करती है तो इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है। इन्फ्लेमेशन या सोजिश के लिए बॉडी स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज करती है। वो केमिकल्स जो बॉडी में जो पार्ट्स ऑलरेडी कमज़ोर हैं वहाँ पे जाके जब इन्फ्लेमेशन कराते हैं तो वहाँ पे पेन्स निकल आती है। तो आफ्टर 50s हम सब लोगों के नी जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, बैक के मसल्स, उनके प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रहे होते हैं। तो जब स्मोक का एक्सपोजर होता है तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और दूसरी बड़ी वजह स्मोक की वजह से सूरज की रोशनी में कमी हो जाती है। सूरज की रेज ज़मीन तक प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिलता और बॉडी विटामिन डी बनाने से भी जाती रहती है। जब विटामिन डी भी नहीं बन रहा और बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट हो गई है तो डेफिनेटली जो मसाइल हैं या पेन्स हैं वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ख़वातीन की हम बात करें तो मेनोपॉज के दौरान या उसके बाद भी ख़वातीन में जो है वो हड्डियों की जो कमी वो तेज़ी से शुरू हो जाती है, ये कितना बड़ा तिब्बी मसला है? देखें, ख़वातीन में एक स्पेसिफिक हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक ऐसी अल्लाह ताला की बनाई हुई नायाब चीज़ है जो इंसान को यंग रखती है, जो ख़वातीन को यंग रखने के लिए ज़रूरी है। 50 ईयर्स 45 ईयर्स पे एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे मेनोपॉज की एज आती है एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। सही। जब एस्ट्रोजन कम होता है तो एस्ट्रोजन ना सिर्फ ख़वातीन के बाकी मसाइल कराता है, वो हड्डियों में कमज़ोरी का बायस भी बनता है। उस कमज़ोरी की वजह से ऑस्टियोप्रोसिस या हड्डियों का भुरभुरापन शुरू हो जाता है। ऑस्टियोप्रोसिस असल में एक ऐसा बोन रिजॉर्प्शन का अमल है जिसमें जो पुरानी बोन है वो रिप्लेस हो रही होती है नई बोन से। तो अगर नई बोन जो बन रही है वो प्रॉपर नहीं बन पा रही और जो पुरानी बोन है वो रिजॉल्व हुए जा रही है तो डेफिनेटली बोन्स भुरभुरी और खोखली हो जाती हैं। उस प्रोसेस को ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं। तो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से जो बोन रिजॉर्प्शन का अमल है वो तेज हो जाता है। जो वो अमल तेज होने की वजह से ऑस्टियोप्रोसिस बढ़ जाता है। इस मसले का हल भी बता दें, क्या विटामिन खाएं, क्या जो देखें, ऑस्टियोप्रोसिस से बचने के लिए या पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोप्रोसिस से बचने के लिए
मिनरल्स, विटामिन्स, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, ये तो हर जगह यूज होते हैं, लोग करते हैं, किया जाता है जी। जो मॉडर्न वर्ल्ड्स में रिकमेंडेड थेरेपी है, इसके लिए हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इस्तेमाल होती है। उसमें आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो प्रॉपर आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को मैयर करते हैं और अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोजन लेवल्स आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से एस्ट्रोजन दिया जाता है, जिसमें बोन्स की हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है। उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। HRT से कुछ लोगों में देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हमारी सोसाइटी में वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड्स में जहाँ बहुत ज़्यादा टेस्ट करना या बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग करना पॉसिबल है, वहाँ पे लोग HRT की तरफ जाते हैं और HRT के ज़रिए बोन्स की हेल्थ को इम्प्रूव भी करते हैं और लंबे टाइम तक। अच्छा डॉक्टर अकमल साहब, ये कहा जाता है कि बढ़ती उम्र हो या बड़ी उम्र के जो लोग हैं, इनकी हड्डियां खुदा न खास्ता अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो ये फिर जुड़ती नहीं है। इसकी क्या वजह होती है? देखिए, ये सारे जो जनरल कंसेप्ट्स होते हैं, इसमें कुछ बातें मिथ्स होती हैं, कुछ बातें रियल होती हैं। ओल्ड एज में बोन के साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारी बोन्स की क्वालिटी पुअर होती जाती है, बोन क्या स्ट्रक्चर जो है वो कमज़ोर होता जाता है। तो हड्डी टूटने के बाद अगर उसको प्रॉपरली फिक्स किया जाए, उसको प्रॉपरली एंड टू एंड अलाइन किया जाए, तो उसके जुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर ओल्ड एज में आप हड्डी को प्रॉपर अलाइन ना करें, उसकी प्रॉपर सर्जरी ना हो, प्रॉपर उसको जोड़ा ना जाए, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो नॉन यूनियन में चला जाएगा। अच्छा, बढ़ती उम्र के साथ किस एज के बाद आप मर्द और औरत हों, किसके लिए मतलब ये कैल्शियम और विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं ये रेकमेंड किए जाते हैं, जरूर लेने चाहिए? आप देखें, आजकल हमारा जिस तरह का लाइफस्टाइल है जी, छोटी उम्र से ही विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अच्छा, मतलब देखा गया है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, बच्चे प्रॉपर सन एक्सपोजर नहीं होता, बच्चों की खुराक ठीक नहीं होती, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, माएँ उस तरह से बच्चों को नेचुरल डाइट नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से देखा गया है बच्चों में एक विटामिन डी डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम आता है, जिसको हम कहते हैं रिकेट्स। अच्छा, ठीक है, बच्चों में बहुत जल्दी विटामिन डी डेफिशिएंसी के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जिसमें स्कैंटी हेयर्स हो जाते हैं, बच्चे का माथा बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसकी कलाइयाँ चौड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, टांगों की बोइंग होना शुरू हो जाती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी किसी भी एज में किसी भी स्टेज पे हो सकती है। अच्छा। सही। तो विटामिन डी के लेवल्स को पूरा रखने का तरीकाकार ये है कि प्रॉपर सन एक्सपोजर हो, प्रॉपर डाइट हो, हर वो विटामिन डी इज बेसिकली ऑयल सॉल्युबल विटामिन, हर वो डाइट जिसमें ऑयल इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल घी है, नेचुरल घी, देसी घी जिसको हम कहते हैं, या मिल्क है, नेचुरल मिल्क है, या मक्खन है, इन चीज़ों में विटामिन डी होता है। इसके अलावा सन एक्सपोजर से विटामिन डी आता है। तो हर वो स्टेप जिससे विटामिन डी इम्प्रूव हो सकता है, बचपन से लेके यंग एज तक हमें उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि बॉडी में विटामिन डी की कमी ना आ सके। आफ्टर 30 ईयर्स हमारी चूंकि बोन्स की फॉर्मेशन और रिजॉर्प्शन का प्रोसेस साइड बाय साइड चल रहा होता है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए प्रॉपर विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। कहा जाता है कि हमारी पॉपुलेशन में 90% तक ख़वातीन विटामिन डी डेफिशिएंट है। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि वी आर मुस्लिम कंट्री, हम अपने जिस्म को ढांप के रखते हैं, हमारा उस तरह बाहर जाने का सन एक्सपोजर नहीं होता, जिस वजह से हमारे लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तो विटामिन डी की स्क्रीनिंग कम से कम 2 साल में एक दफ़ा ज़रूर करवानी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग। तो डॉक्टर साहब, हर फर्द में आप जिस तरह एज फैक्टर बता रहे हैं, तो ये विटामिन डी की एक दिन में क्या मिकदार होनी चाहिए कि आप इनटेक करें उसका? विटामिन डी की एक दिन में जो रिकमेंडेड डोज है वो 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स है। उसको आप एज आ टैबलेट या एज आ मेडिसिन तो ले सकते हैं, लेकिन जब डाइट आप ले रहे हैं तो उसमें हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इस डाइट में कितना विटामिन डी है। ठीक है, वो तो हम एक नेचुरल सोर्सेज के जितना साथ रहेंगे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा विटामिन डी लेवल पूरा रहेगा। अब आमतौर पर गांव में रहने वाले जो लोग हैं, जो प्रॉपर सन एक्सपोजर में जाते हैं या नेचुरल डाइट्स लेते रहते हैं, उनमें विटामिन डी कदरे बेहतर देखा जाता है। लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो इसको कैल्शियम के साथ कंबाइन करके आप कैल्शियम लेना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, विटामिन डी इज समथिंग एल्स, कैल्शियम इज समथिंग एल्स। विटामिन डी का बेसिक रोल ये है कि वो हमारी गट में जाके, खुराक की नालियों में जाके कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा।
कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जरूरी है। ओके। तो अगर विटामिन डी लेंगे, अकेले भी ले सकते हैं, अकेले भी ले सकते हैं। विटामिन डी अकेले लेंगे तो जो आपकी खुराक में कैल्शियम जा रहा है कम से कम वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा ना। अगर आप विटामिन डी नहीं लेंगे तो ना तो आप सप्लीमेंट वाला एब्जॉर्ब होगा और ना ही आपका खुराक वाला एब्जॉर्ब होगा। इसलिए विटामिन डी को हमेशा कैल्शियम के साथ दिया जाता है ताकि विटामिन डी खुद भी एब्जॉर्ब हो और कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब करा दे। अच्छा, कुछ लोग इसके कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं। कैल्शियम का तो आपने बता दिया कि उसके साथ ज़रूरी नहीं है, और भी किसी चीज़ के साथ इसको कंबाइन करना चाहिए या कोई ज़रूरत नहीं है उसकी? देखें, मैंने आपको बताया कि विटामिन डी जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है या ऑयल सॉल्युबल विटामिन है। इसको अगर आप पानी में मिलाने की कोशिश करेंगे, इसको किसी और चीज़ में मिलाने, ये मिक्स नहीं होगा। ठीक है। ये उस चीज़ में मिक्स होता है जिसमें ऑयल की बेस होती है। फॉर एग्जांपल दूध में चूंकि ऑयल होता है, फैट होती है, दूध में ये बड़ी आसानी से मिक्स हो जाता है। तो विटामिन डी जब भी लें ऑयल या दूध के साथ, फैटी चीज़ के साथ लेना चाहिए ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो सके, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए और उसको आसानी से लिया जा सके। बिल्कुल ठीक है। हम देखते हैं डॉक्टर साहब के कुछ लोगों को ना ये भी बड़ी मिसकंसेप्शन है कि कौन सा सप्लीमेंट किस टाइम लेना है। तो विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन, विटामिन डी का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो मॉर्निंग है। अर्ली मॉर्निंग में जब सूरज की रोशनी निकल रही होती है तो विटामिन डी लेना और कुछ टाइम के लिए धूप में बैठना ये विटामिन डी के लिए रिकमेंडेड है। क्योंकि विटामिन डी का जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है वो सन एक्सपोजर के साथ ही होता है। अगर आप विटामिन डी बाहर से सप्लीमेंट्स ले भी रहे हैं तो बॉडी में जाने के बाद उसकी रीएक्टिवेशन होती है जो सन एक्सपोजर के साथ स्किन में जाके होती है। तो रिकमेंडेड ये है कि विटामिन डी हमेशा मॉर्निंग में लें और उसके बाद तो जो सन बात लेते हैं बिल्कुल सही करते हैं। बिल्कुल सही करते हैं। हमें भी कम से कम छतों पे, टेरेस पे, जहाँ पे भी धूप मिले पाकिस्तान हमें से फायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान से पूछ के बहुत शुक्रिया आपको तो वही जाना पड़ेगा। इसके बारे में मशवरा कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकमल साहब आपके वक्त का, और बिल्कुल आप पता भी चल गया कि जनाब विटामिन डी जो है वो ना सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपनी सेहत का जहाँ पे आप ख्याल रख रहे होते हैं, स्किन का ख्याल रख रहे होते हैं, महंगी महंगी प्रोडक्ट्स लगा रहे होते हैं, हड्डियों का भी ख्याल, अपनी डाइट इतनी अच्छी करें कि डाइट के क्योंकि एंड पे भी आपने देखा कि सिर्फ हड्डियां ही बचती हैं। अल्लाह कितनी इंपॉर्टेंट। ब्रेक लेना पड़ता भाई, बड़ी खतरनाक बात है।